नमस्कार, मैं रईस सिद्दीकी। कार्यक्रम संवाद में आज हम संवाद करेंगे श्री बृज किशोर कोठियाला जी से। श्री बृज किशोर कोठियाला जी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। सबसे पहले तो कोठियाला जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार। इस माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, पत्रकारिता का आज आम आदमी के जीवन में बहुत महत्व हो गया है और हर क्षेत्र में पत्रकारिता की एक भूमिका तय हो गई है। और पत्रकारिता में और मीडिया में काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। ऐसे प्रशिक्षित और शिक्षित मीडिया कर्मियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए 1990 में ये तय किया गया कि एक विश्वविद्यालय खोलना चाहिए जिसमें केवल और केवल पत्रकारिता और मीडिया की शिक्षा हो। और आज भी वो उद्देश्य कायम है। और सुप्रसिद्ध जो आदर्श पत्रकार, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार रहे, पंडित माखनलाल जी, उनके नाम से इस विश्वविद्यालय को खोला गया। 1991 में ये प्रारंभ हुआ, मगर धीरे धीरे जब मीडिया में परिवर्तन आए तो 2005 में सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया का एक संगम हुआ। दोनों आपस में मिल गए, दोनों का घालमेल हो गया। तो उस समय 2005 में अधिनियम के अनुसार इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता और मीडिया, ये तीनों विषयों का विश्वविद्यालय। पत्रकारिता से मतलब है प्रिंट मीडिया? नहीं, केवल प्रिंट मीडिया नहीं। प्रिंट मीडिया मुख्यतः है, परंतु उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न और उसमें रेडियो और विज्ञापन और जनसंपर्क, ये सब इसमें आता है। अच्छा, अभी आप शब्द इस्तेमाल आपने किया पत्रकारिता, मीडिया। पत्रकारिता को हमने समझ लिया, जब आप मीडिया कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए कि क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी आई, वो धीरे धीरे ऐसी प्रौद्योगिकी आई कि आम आदमी के साथ बातचीत करने के मौके बहुत बढ़ गए। एक समय केवल, आपको ध्यान होगा कि केवल प्रिंटेड माध्यम था, फिर कैमरा आया, फिर फिल्म आई, फिर आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आया, फिर टेलीविज़न आया, और आज आपके पास www जो है, इंटरनेट है, आपका मोबाइल है, टेलीफोन है, ये सारे साधन बढ़ते गए। और अब क्या हुआ है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ आ गया है। तो ये सारा जो मीडिया है, जिसको हम एकेडमिक्स की भाषा में इसको कह सकते हैं जनसंचार, तो जो जनसंचार के माध्यम कुल मिलाकर के हैं और जिनके माध्यम से आम जन तक एक संपर्क करने का साधन बनता है, उसको हम मीडिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोड़ने का ख्याल कैसे आया? देखिए रईस साहब, क्या हुआ कि कंप्यूटर आए। जी। कंप्यूटर अकेले में काम करते थे, अकेला एक कंप्यूटर काम करता था, उससे व्यक्ति की क्षमता बढ़ी। मगर एक जादू जैसा हुआ और कंप्यूटर आपस में जुड़ गए और इंटरनेट बना। सारी दुनिया आपस में मान लो जुड़ गई। ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क का एक विस्तार है, एक एक्सटेंशन है। और जब कंप्यूटर आपस में जुड़े तो ऐसा लगा कि सारे मस्तिष्क आपस में जुड़ गए, मनुष्य आपस में जुड़ गए, और सीमाएं, जो ज्योग्राफिकल, जो भौगोलिक सीमाएं थी, वो समाप्त हो गई। और इससे आईटी बन गया और आईटी के माध्यम से मीडिया का काम प्रारंभ हुआ। तो आईटी और मीडिया, आईटी और पत्रकारिता, आईटी और टेलीविज़न, ये सब आपस में मिल गए। आईटी भी एक माध्यम बन गया और मीडिया भी एक माध्यम बन गया, और इनके द्वारा जो सामग्री है वो आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त और समर्थ साधन आया, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। इसके कई रूप हो जाते हैं। कोठियाला जी, कोर्स कहाँ से शुरू होता है? यूनिवर्सिटी में तो जाहिर है कि बीए से ही शुरू होता है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिर्फ बीए एमए तक रखती हैं। क्या आपके वहाँ एमफिल, पीएचडी? हम ज़रा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। हमारे यहाँ एक बच्चा अगर 12वीं करके आएगा, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से हो,
12वीं करके आएगा तो वो उसके पास 7 तरह के विकल्प उपलब्ध होते हैं। वो सिंपल बीए मास कम्युनिकेशन में जा सकता है, वो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकता है, वो बीएससी मल्टीमीडिया में जा सकता है, ग्राफिक्स में जा सकता है, ई कॉमर्स में जा सकता है और बीसीए में जा सकता है। और इसके बाद उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की 17 डिग्रीज अवेलेबल है। 17 में से किसी एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकता है। उसके बाद अगर चाहे तो वो उसकी रुचि अगर शोध और अध्यापन में है तो वो एमफिल कर सकता है और पीएचडी कर सकता है। हमारे पास कंप्यूटर, आईटी, मीडिया सभी में पीएचडी का भी प्रावधान है। अच्छा, ये सभी कोर्सेज हिंदी मीडियम से होते हैं? कुल मिलाकर हिंदी मीडियम से है, मगर हमारा बच्चा जो है वो द्विभाषी है जी। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी बच्चा है वो हिंदी तो उसके लिए अनिवार्य है ही है, मगर हिंदी के अतिरिक्त या तो इंग्लिश या कोई अन्य भारतीय भाषा में वो निपुणता प्राप्त करे। वो कम से कम 2 भाषाओं में लिख सके, 2 भाषाओं में बोल सके। तो क्या भाषा भी सिखाने की कोई व्यवस्था है? जी, भाषा भी सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, आवश्यकता पड़े तो उर्दू भी सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा उर्दू को ऑप्ट करता है तो उर्दू सिखाते हैं। कोई बच्चा अगर मतलब बंगला, कुछ लोग बच्चे आजकल ऑप्ट कर रहे हैं तो उनको बंगला भी, क्योंकि हमारे पास बंगाल और उड़ीसा से बहुत विद्यार्थी आ रहा है। बंगाल और उड़ीसा के विद्यार्थी तो असम, बंगाल और उड़ीसा से हाँ, बहुत विद्यार्थी आ रहे हैं, तो उनको हम बंगला भी सिखाते हैं, बंगला में भी काम कराते हैं उनसे। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में यहाँ स्थापित हुआ। इसके कैंपस भी हैं, इसके परिसर भी हैं? जी, पहला परिसर तो खुला खंडवा में। खंडवा क्योंकि माखनलाल जी की कर्म भूमि थी, वहीं से उन्होंने बहुत वर्षों तक काम किया और वहीं से कर्मवीर भी निकाला अपना। तो खंडवा में हमने एक परिसर खोला। उसके बाद ऐसा लगा कि दिल्ली में भी हिंदी में पत्रकारिता की प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है, तो नोएडा में एक परिसर खुला। दिल्ली के पास ही नोएडा है, तो एनसीआर जी माना जा सकता है, उसको खोला। फिर ऐसा लगा कि अपने जो आदिवासी और जो मतलब जनजाति क्षेत्र हैं उनके बच्चों को भी मौके मिलना चाहिए। बहुत खूब। तो अमरकंटक में हमने, जो बिल्कुल चारों तरफ से जनजाति लोगों से वनों से घिरा हुआ इलाका है, वहाँ पर हमने परिसर खोला। और बड़ा आनंद आता है जब एक आदिवासी बच्ची और बच्चा वहाँ पर आता है हमारे पास। हम उसको कंप्यूटर सिखाते हैं, उसको हम लिखना सिखाते हैं, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं, तो वो बहुत अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। तो हमने वहाँ खोला। फिर ऐसा लगा कि जो विंध्य क्षेत्र है, रीवा में हमने एक परिसर खोला। रीवा में अभी 2 वर्ष हो गए, रीवा में एक परिसर खोला हमने। और फिर क्योंकि ग्वालियर भी एक अच्छा मध्य प्रदेश का अच्छा टाउन है और वहाँ पर मीडिया की शिक्षा की कमी थी, खासकर जो नया मीडिया है, सोशल मीडिया और ग्राफिक्स एनिमेशन है, उसकी वहाँ कमी थी। तो वहाँ पर भी, ग्वालियर में भी हमने परिसर खोला। आजकल एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा मसला है जी। आपके वहाँ क्या कोई समस्याएं हैं या कुछ बहुत आसान कर रखा है? क्या तरीका है? बस हमारे यहाँ तो एक प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो हम लोग मार्च में अनाउंस कर देते हैं और मई एंड या जून में उसका पूरे भारत में लगभग 20 केंद्रों पर परीक्षा होती है। और फिर जो परीक्षा से जो रिज़ल्ट आता है उसको हम वेबसाइट पे डाल देते हैं और फिर 1 काउंसलिंग और 2 काउंसलिंग करते हैं। उसमें हमारी सारी सीट भर जाती है। अगर किसी कोर्स में कोई सीट बच जाए तो फिर एक ओपन काउंसलिंग करते हैं। लगभग ऐसा इसमें सारी सीट भर जाती है। प्रवेश परीक्षा के लिए कोई निश्चित भाषा? इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं। मान लो कुछ प्रश्न आपने हिंदी में किए, कुछ अंग्रेजी में किए, वो भी हम मान्य हैं। मान्य है। ये काउंसलिंग का क्या मतलब है? प्रवेश काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपका आपके कुछ मेरिट आई, तो जब आपकी मेरिट आई तो आपको बुलाया जाएगा, मेरिट के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से कोर्स हैं और बच्चों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो उसके हिसाब से उनको उस कोर्स में सीट दी जाती है। जब उस कोर्स की सीट भर जाती है तो फिर दूसरे कोर्सेज के लिए प्रयास किया जाता है। आमतौर से विद्यार्थी किस तरह का कोर्स करना पसंद कर रहे हैं? आपका क्या अनुभव है? आमतौर से पारंपरिक रूप से
जो 12वीं करके बच्चे आते हैं वो बीए मास कम्युनिकेशन की तरफ उनका रुझान होता है, परंतु धीरे धीरे उनको ये लगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए। अच्छा। तो फिर वो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाते हैं, या बीएससी मल्टीमीडिया में चले जाते हैं, बीएससी ग्राफिक एनिमेशन में चले जाते हैं। अभी रुझान बीएससी ई कॉमर्स की तरफ बहुत बढ़ गया। ई कॉमर्स जो ये सारा इंटरनेट के माध्यम से जो खरीदने का और बेचने का एक बहुत बड़ा एक जाल बिछ चुका है, जी, जी। उसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता है जो इस विषय को जानते हो और उसको कंप्यूटर और दूसरे साधनों के माध्यम से कर सकें। तो उसकी तरफ बच्चों का बड़ा रुझान हो रहा है। और एक हमने शुरू किया है जो इंजीनियरिंग का कोर्स है, आपको हैरानी होगी, हमारे यहाँ बीटेक का भी कोर्स है। अच्छा। क्योंकि पारंपरिक रूप से पत्रकारिता तो मुद्रित माध्यम है, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का बीटेक का कोर्स है, जिसकी हमारी बहुत मांग हो गई है। और ऐसा हो रहा है कि बच्चा 5वें या 6ठे सेमेस्टर में पहुंचता है तो उसको नौकरी की ऑफर आ जाती है। अच्छा। परंतु वो जब विश्वविद्यालय से निकलता है 4 साल के बाद, तो वो नौकरी करने की इच्छा नहीं रखता, वो अपना काम करने की इच्छा रखता है। ये तो और भी अच्छा। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर क्यों नौकरी दिलवा रहे हो, मैं तो अपना काम करूंगा और बच्चों को नौकरी दूंगा। वाह, क्या सोच है, बड़ी तो सकारात्मक सोच है। ये हम उसको 7वें और 8वें सेमेस्टर में उसको सिखाते भी है कि अपना काम कैसे करना, एंटरप्रेन्योरशिप का भी हम उसको बच्चों को सिखाते हैं। फीस यानी ये बहुत बड़ा, फीस बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो इसके बारे में बताइए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है रेश साहब आपको ये बताते हुए कि हमारे यहाँ फीस बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम है, और प्रोफेशनल कोर्सेज की तुलना में हमारी फ़ीस बहुत कम है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर में 6-6 लाख 8-8 लाख फीस लगती है, हमारी फ़ीस 40,000 50,000 60,000 ऐसी है। परंतु अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है मगर वो प्रतिभावान है, तो आर्थिक तंगी के कारण वो शिक्षा प्राप्त ना कर सके हमारे विश्वविद्यालय में, ऐसा हम होने नहीं देते। वाह। कोई भी बच्चा, अगर जेन्युइन बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको फीस माफ़ करते हैं, आधी फीस माफ़ करते हैं, पूरी फीस माफ़ करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसको स्कॉलरशिप भी देते हैं। हमने स्कॉलरशिप फिक्स नंबर नहीं रखा है कि इतने स्कॉलरशिप होंगे, जितने बच्चों का आवश्यकता होगी उतने बच्चों को हम छात्रवृत्ति देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रोत्साहन तो ये इस कारण है कि हम लोग, हमारे पास सरप्लस है, हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं है, हमारी सरप्लस फाइनेंसिंग है। वाह, ये तो बड़े फायदे की बात है। हम बच्चों को हर सुविधा देने का प्रयास करते हैं जिसकी उनको आवश्यकता हो। अच्छा, भोपाल में क्या हॉस्टल की व्यवस्था है? हमारे यहाँ मतलब छात्राओं को व्यवस्था है, छात्राओं के लिए। अच्छा, छात्राओं के लिए है, लड़कियों के लिए? अभी हमारा एक बहुत बड़ा परिसर बनने जा रहा है, अगले 6 महीने में हम वहाँ पर चले जाएंगे। वहाँ पर छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सब के लिए व्यवस्था रखी है। अच्छा, इस विश्वविद्यालय के जो परिसर हैं, कैंपस है, वहाँ भी हॉस्टल की कुछ व्यवस्था है? नहीं, वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है, वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोकल लोग आते हैं। अच्छा, मैं क्षमा चाहते हुए एक बात जानना चाहता हूँ, आप सिर्फ कुलपति बन गए या आपको मीडिया से कोई लगाव भी रहा है बचपन से? जी रईस साहब, ये तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ जी कि मैं जो करना चाहता था वो मुझे काम मिला। जो मेरी हॉबी थी जी, वो मेरा व्यवसाय हुआ। उसको आप विस्तार से बताइए। वो मेरी हॉबी थी कि मैं लोगों से अधिक बात करने की प्रक्रियाओं को समझूं और उसका विस्तार करूं और लोगों को तैयार करूं जिससे लोग आपस में जुड़ें। मैं जब बचपन में शिमला में शायद 7 या 8 वर्ष का था, तो वहाँ आकाशवाणी में मैं गीत गाता था, कविता पढ़ता था। और बचपन से? हाँ, बचपन में। मुझे याद है दिसंबर का महीना, बिल्कुल अंधेरा, और अपने में साए, मेरी बहन मेरे साथ चलती थी, हमको अपने साए से डर लगता था सुबह सुबह, और हम 6 बजे और 6:30 बजे आकाशवाणी में पहुंचते थे।
तो वहाँ पर फिर कार्यक्रम होते थे, रिकॉर्डिंग होती थी, फिर उसको सुनते थे। घर में रेडियो था नहीं तो देखते थे कहाँ सुनेंगे। जिस दिन घर में रेडियो आया उस दिन ऐसा लगा कि आज तो हम पता नहीं कहाँ विकसित परिवार में बिल्कुल सही बात है। नहीं, उस वक्त की आर्थिक हालत हर जगह ऐसी ही रहती थी। उस समय रिवाज भी नहीं था। हाँ, रिवाज भी नहीं था। अच्छा, आप शिमला आकाशवाणी के बारे में कुछ बताइए। किस तरह का माहौल था, कैसे आप पहुँचे, क्या आपने महसूस किया, कुछ याद आ रहा हो तो? शिमला में मतलब मेरी बड़ी बहन शिमला में एंकर का कभी कभी काम करती थी, गीत सुनवाने का और काम करती थी, तो उसके साथ मैं गया और कुछ मेरी आवाज़ ऐसी थी और कुछ मुझे कविताएं याद हो जाती थी और फिर धीरे धीरे मुझे कविता बोलने का लहजा भी वहाँ के लोगों ने सिखा दिया। तो 3-4 साल में बच्चों की तरह वहाँ पर जाता रहा। फिर जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मुझे चर्चाओं में भाग लेना बुलाना शुरू किया उन्होंने। युवाणी कार्यक्रम में इतना याद नहीं है कि किन कार्यक्रमों में गए, मगर इतना याद है कि वहाँ जाते थे और ऐसा लगता था। आकाशवाणी में अंदर जाने के लिए बड़ा वहाँ उन दिनों पास बनाना पड़ता था और क्या क्या होता था, तो क्योंकि अब पहचान हो गई थी तो दिक्कत नहीं होती थी। और वहाँ शिमला में आकाशवाणी जो जहाँ पर है बहुत ही सुंदर स्थान है, पहाड़ी है, चारों तरफ पेड़ है, हरियाली है, बड़ा सुंदर सा एक बिल्डिंग है। उस समय होती थी, अब तो वो बदल गया। फिर एक जगह और गई तो वहाँ पर एक समय वो जल गया सारा आकाशवाणी का वो फिर दोबारा से बना। अब तो और हो गया। लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, ये यादें आपके जहन में महफूज है, सुरक्षित है। मैं आकाशवाणी से तो जुड़ा रहा। जब मैं दिल्ली में नौकरी करने के लिए आया तब भी मैं नौकरी के पहले वर्ष ही मैंने अपनी घुसपैठ आकाशवाणी में कर ली। अच्छा, नौकरी किस तरह की कर रहे थे आप? देखिए, मैं जो पहली नौकरी की वो मेरी फोर्ड फाउंडेशन, एक अमेरिकन संस्था थी, उसमें हुई रिसर्च के लिए। और वो रिसर्च थी कम्युनिकेशन की, संवाद की। और ये था कि लोगों को किस तरह से परिवार नियोजन के विषय में ना केवल समझाया जाए मगर उनको प्रेरित किया जाए कि परिवार नियोजन के उपायों को अपनाएं। ये रिसर्च का विषय था जो हम लोग एक बड़ी टीम के माध्यम से कर रहे थे। अमेरिकन प्रोफेसर्स उसमें हमको सिखाते थे रिसर्च करना। मगर कम्युनिकेशन का जो विषय था वो मैं एमएससी में अपने यहाँ ह्यूमन कम्युनिकेशन का मेरा स्पेशलाइजेशन था। अच्छा। मगर वो मेरा उधर काम आया और उधर का जो 1.5 साल का जो रिसर्च का एक्सपीरियंस हुआ तो उसके आधार पर मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्था थी, वहाँ पर मुझे रिसर्च में एक नौकरी मिल गई। तो अपने आप को बड़ा मैं सौभाग्यशाली माना। उन दिनों नौकरियाँ बहुत कम मिलती थी, मगर क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था, मेरे लेख भी छपे हुए थे, तो और मेरा आकाशवाणी का भी अनुभव था और मैं पुस्तकें भी पढ़ता रहता था, तो उसके आधार पर मेरा आईएमसी में, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हुआ रिसर्च असिस्टेंट का। जी। तो धीरे धीरे बढ़ते गए, आगे काम करते गए, बहुत रिसर्च की। अच्छा, दिल्ली देखिए, एक बात तो ये समझ में आई कि सिर्फ सपने नहीं देखना चाहिए, सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी करना पड़ती। जैसे आपने की, आप पढ़ते भी रहे, लिखते भी रहे, नौकरी भी करते रहे, अपने आप को हर तरह से ज़हनी तौर से विकसित करते रहे। और ये तो आपकी खुशनसीबी है कि खुदा ने आपको आपके शौक़ के मुताबिक काम दिया और आज भी आपके शौक़ का ही काम है। बिल्कुल, मेरा शौक़ शोध करना, पढ़ाना और लिखना, ये मेरा बचपन से शौक था। मैं सोचता था मैं किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनूंगा। तो प्राइमरी स्कूल में नहीं बना तो यूनिवर्सिटी में टीचर बन गया, आईएमसी में टीचर बन गया। तो अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर अब्दुल कलाम साहब की बात मैंने बचपन में सुनी होती कि सपना बड़ा लेना चाहिए, सपना लेना ज़रूरी नहीं है, सपना बड़ा लेना चाहिए, तभी बड़ा होगा। अगर मेरे को बचपन में किसी ने बताया होता तो शायद मैं इससे बड़ा सपना लेता। लेकिन आज भी आप ऊपर वाले की मेहरबानी से अपनी पसंद की जगह पर हैं। आपने फरमाया था कि दिल्ली में भी आपने आकाशवाणी से संपर्क किया, प्रोग्राम करते रहे, तो कुछ यादें आप शेयर कीजिए, साझा कीजिए।
किस तरह के कार्यक्रम होते एक थे? कार्यक्रम जिसमें मैंने गलती की थी और जिसकी सजा मुझे मिली। क्या? आकाशवाणी में समाचार का बुलेटिन आते थे। हाँ हाँ। तो मैं आईएमसी में काम करते करते वहाँ पर न्यूज़ रूम में कभी कभी मेरे को बुलेटिन बनाने के लिए एक मैं सहायक हो जाता था। न्यूज एडिटर का न्यूज़ था? एडिटर नहीं, हाँ। सहायक के अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं वहाँ का एम्प्लॉय नहीं था। हाँ। सहायक के नाते वहाँ पर काम करते थे। तो एक दिन 7 बजे की न्यूज़ थी और एक देश है ग्रेनेडा, और खबर आई कि अमेरिका ने ग्रेनेडा को आज़ाद लिबरेट करा दिया है, जी। उसको आज़ाद कर दिया। हमने वैसे ही खबर चला दी, अमेरिका ने ग्रेनेडा को आज़ादी दिलवा दी, आज़ाद कर दिया। और क्योंकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसा कहना चाहिए था अमेरिका ने ग्रेनेडा पे कब्जा कर लिया। आपने शाब्दिक अनुवाद कर दिया। हमने जो खबर राइटर से आई हमने वैसी कर दी, वैसी ही कर दी जी। और उसके कारण से बाद में समझ आया, जब बताया गया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। हमने अपनी गलती मानी भी, और मुझे कुछ समय के लिए फिर वहाँ न्यूज़ रूम से कहा गया कि आप नहीं आएंगे। देखिए, बड़े लोग ही अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। नहीं तो गलती थी ना वो तो। और उससे एक सबक भी आपको मिला होगा कि कितना संजीदा ये मसला है और कितनी संजीदगी की ज़रूरत है। और ये आपका पीएस भट्ट साहब उस समय डायरेक्टर न्यूज़ थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि तुमने जानबूझ के गलती नहीं की है, मगर गलती की है और इसके लिए तुम मान भी रहे हो, मगर सज़ा तो मिलेगी। तो हमने आपके इस वाक़ये से ये समझा कि आपका संबंध न्यूज़ से भी रह चुका है, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो से रह चुका है। प्रोग्रामों में भी जाता था, चर्चा में भी भाग लेता था, कभी कभी एंकरिंग और वो भी कर लेता था। और न्यूज़ में भी मैंने जब मैं टीचिंग में आया तो मुझे जो भारतीय सूचना सेवा है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का जो ट्रेनिंग विभाग था इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, उसमें मेरी नियुक्ति हुई और कुछ कोर्सेज का मैं कोर्स डायरेक्टर रहा। तो कोर्स डायरेक्टर रहा तो न्यूज़ से तो वास्ता पड़ना ही था जी। हाँ। तो और अखबारों में मैं न्यूज़ रूम में काम बीच बीच में करता ही था, तो इस कारण से मैंने न्यूज़ रूम में जाना शुरू किया। दूरदर्शन बना तो दूरदर्शन के न्यूज़ रूम में जाना शुरू किया। तो वो जो अनुभव थे उसके कारण से पढ़ाने में आसानी रही। इंफॉर्मेशन सर्विस के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे उनको पढ़ाने में बहुत आसानी रही। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि एक वक्त था कि इंफॉर्मेशन सर्विस के डायरेक्टर ने आपको कहा आपसे ये गलती हुई, और एक वक्त ऐसा है कि आप उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं कैडर के लोगों को? पीएस भट्ट साहब ने मेरी नियुक्ति करवाई उधर। अच्छा। वो इंटरव्यू बोर्ड में थे। जी हाँ। और वो भी एक बहुत बड़ा एक वो था कि उन दिनों एक किताब इंडिया वोट्स किताब निकली थी, रिसर्च की किताब, बहुत मोटी किताब थी, जो उस समय जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के उसका एनालिसिस था। अच्छा। और देश के जो सबसे बड़े पत्रकार थे, निहाल सिंह और चक्रवर्ती जैसे, वो मेरे इंटरव्यू बोर्ड में थे। उन्होंने उस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा था, क्योंकि 2 महीने पहले ही वो किताब आई थी, और मैंने उस किताब को शब्दशः पढ़ा था। मेरा पौने 2 घंटे इंटरव्यू हुआ। और वो इंटरव्यू नहीं हुआ, उन्होंने मेरे से केवल ये पूछा कि तुम हमें ये बताओ। ऐसा लगा कि वो मेरे से ज़्यादा नहीं जानते थे। और जब मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरे डायरेक्टर ने बुलाया मुझे, तो मुझे लगा शायद डांटेगा कि तुमने अपने आप को बहुत प्रोजेक्ट किया। उसने कहा कि कुठियाला, अगर तुमने रीडर के लिए अप्लाई किया होता तो हम तुम्हें रीडर सेलेक्ट करते। अच्छा? मुझे लेक्चरर की सिलेक्शन हुई थी। जी जी जी। तो भगवान बहुत सहायक रहा है। नहीं, हम तो आपकी बातों से कुछ सीख रहे हैं कि कभी नहीं, रईस साहब, अगर मैंने वो बुक ना पढ़ी होती, हाँ, तो मैं अन्य प्रार्थियों की तरह ही होता और मैं शायद रिजेक्ट होता। जी हाँ। कोई पक्का नहीं था। ये तो प्रेरणा कहीं अंदर से ईश्वरीय इंटरवेंशन थी कि वो किताब सामने आई। उन दिनों मैं कोई नावल पढ़ नहीं रहा था, उसको मैंने पढ़ लिया। सैटरडे संडे छुट्टी होती थी
2 दिन में उसको पढ़ लिया, फिर से पढ़ लिया, फिर उसके नोट्स बना लिए। असल में जो कई कारक थे, ऊपर वाले का तो अपना एक सिस्टम होता ही है, आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचि भी शामिल वो नई थी। तरह की रिसर्च थी, तो हाँ। रिसर्चर होने के नाते मेरी उसमें हाँ, मुझे लगा कि कहाँ उसमें कहाँ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अच्छा, आप ये तो बता चुके हैं बातों बातों में आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जी जी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक कुलपति की हैसियत से अगर जब आपका दिल चाहता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो क्या पढ़ाना पसंद करते हैं? मैं आपको एक राज और बताऊं। जी। जब भी कभी मस्तिष्क में तनाव हो, कोई समस्या आपको तंग कर रही हो, मैं क्लास में चला जाता हूँ, बच्चों को 1 घंटा पढ़ा के आता हूँ। तनाव तो खत्म हो गया था, समस्या का हल भी मस्तिष्क में आया हुआ होता है। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह तमाम तनाव मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। जब भी कोई परेशानी होती है, हाँ। उदासी हो, मैं क्लास में चले जाता हूँ। मतलब मैं ये इतना बहुत आपको वर्षों से कर रहा हूँ। मैं ये वर्षों से ऐसा भी समय रहा है जब मैंने 8-8, 10-10 घंटे लगातार पढ़ाया है। अच्छा, लगातार ये पढ़ा। शौक या कोई ऐसी शौक, मजबूरी? मजबूरी भी, शौक भी। एक एसएसबी संस्था होती है जो बॉर्डर्स पे काम करती है, इंटेलिजेंस की संस्था है। उसकी ट्रेनिंग श्रीनगर गढ़वाल में करते थे हम लोग। तो वहाँ पर मैं 5 दिन लगातार 7 घंटे रोज क्लास लेता था। अच्छा, आपने फरमाया था कि आप लिखते भी रहते हैं, यानी आलेख लेख छपते रहते हैं, तो विषय तो यही होगा, मीडिया ही मेरा ख्याल है। मीडिया है, और मैं संस्कृति पे भी लिखता हूँ। राजनीति पे नहीं लिखा आज तक। अच्छा। संस्कृति पे लिखता हूँ, शिक्षा पे लिखता हूँ, मीडिया पे लिखता हूँ। किताब आपकी आई कोई? किताबें 2-3 हैं, आ चुकी हैं। तो आप उनके नाम बताइए ना, ताकि हम भी पढ़ें। मीडिया पे ही है। एक तो मीडिया का है, पत्रकारिता के सिद्धांत है, और मीडिया के एथिक्स पे एक किताब है। एक राष्ट्रवाद पे, नेशनलिज्म पे किताब है। मेरे एक पत्रकार हैं श्याम खोसला, उनके साथ मिलके हमने एक किताब लिखी है। ब्रिज किशोर कठियाला जी, ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी जी, इस कार्यक्रम के, ये इशारा कह रहे हैं कि बातें बड़ी अच्छी चल रही हैं, लेकिन घड़ी भी देख लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति श्री ब्रिज किशोर कठियाला जी से संवाद किया। इस संवाद में हमें बहुत कुछ समझने सोचने का मौका मिला। हम ब्रिज किशोर कठियाला जी के आमद के लिए, तशरीफ़ आवरी के लिए, पधारने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। जी धन्यवाद रईस साहब, बहुत आनंद आया आपसे बात करके।